बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक जबरदस्त प्रोग्राम और एक नए दिन के साथ खुश खबरियों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद। और मुल्तान सुल्तान 7 विकेटों से जीत गया। जबरदस्त। वाह, कल हमने मैच देखा, पहला PSL 7 का मैच। बेहतरीन तकरीब सजाई गई इससे पहले और रंग आसमान में बिखेर दिए गए। हमने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत वहां पर जो आतिशबाजी की गई उसका मुजाहरा किया गया, वो भी बहुत प्यारा था। साथ में हमने पैराग्लाइडिंग भी देखी, तो ये बड़ी खूबसूरत तकरीब सजाई गई थी। साथ में आपको ये बता दें कि हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि जो 5वीं लहर है, बदतरीन लहर है कोविड की, वो भी चल रही है और उसकी वजह से काफ़ी खिलाड़ी भी हैं जो मुतासर हुए हैं। हम जैसे कि जिक्र कर रहे हैं कि चंद खिलाड़ी ऐसे हैं जो करंतना में चले गए हैं माया, और ज़ाहिर है अफसोस तो हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी भी है कि तमाम बाकी प्लेयर्स को महफूज रखा जाए। इस वजह से आपको बताएं, कोटा ग्लैडिएटर्स के शाहिद आफरीदी, कराची किंग्स के बाद वसीम, क्रिस जॉर्डन और वसीम अकरम के अलावा हैदर अली, वहाब रियाज भी इस वक्त करंतना में है। वो करंतना मुकम्मल करने के बाद वापस ज्वाइन करेंगे। You remember, हम कल ये बात कर रहे थे कि लाला ये कह रहे हैं कि भाई मुझे निकालो क्वारंटीन से, और उनके सारी सही खबर आ गई। इतनी सैड हुई मैं तो सुन के कि सीरियसली लाला इज नॉट फीलिंग वेल, बट एवरीवन गॉड स्पीड, जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। आप लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप लोग हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे हीरोज हैं। यू विल बी फाइन इन नो टाइम इंशाल्लाह। तो लाला का सबको इंतजार है कि जल्द से ठीक होकर वापस आए। इवन बाकी प्लेयर्स भी उनकी भी फास्ट रिकवरी के लिए हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जल्द से जल्द वो वापस टीम में शामिल हों और उनको हम मैदान में देख सकें खेलते हुए, क्योंकि जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, उनको तो लोग देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे अपने प्लेयर्स हैं उनके बहुत बड़े फैंस हैं। शाकिन क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं उनको देखने के लिए, इसलिए सबको इंतजार है तमाम खिलाड़ी जल्द से जल्द ठीक हों, साथ में पहुंचें। और जब आप स्टेडियम जाएं मैच देखने के लिए तो काइंडली एहतियात जरूर करें, कोशिश करें कि खुद से भी कुछ एहतियात करें, सोशल डिस्टेंस वहां पर रखें और मास्क का इस्तेमाल भी कर लें तो बेहतर है, और साथ में एंजॉय भी करें। अगर आप चाहते हैं रौनकें बरकरार रहें, आप चाहते हैं कि PSL के मैचेस, उसके बाद हमारी सीरीज शुरू होने वाली है, ऑस्ट्रेलियंस आने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है हमें इस जिम्मेदारी का जो है, हम मेजबान भी हैं और हम जिम्मेदार भी हैं। अगर कुछ भी खुदा न खास्ता कल को होता है तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा शाह साहब, आगे अगर देखा जाए तो NCOC ने तालीमी शोबे में भी कोई एक नया एक स्टेप लिया है। बिल्कुल, जो पाबंदियां हैं वो बरकरार रहेंगी, NCOC की जानब से ये बताया गया है। साथ में उन्होंने ये कहा कि जहां पर 10% से कम शरह है वहां पर तो आपके तालीमी इदारे खुले हैं, लेकिन जहां पर 10% से ज्यादा है वहां पर तालीमी इदारे जो हैं वहां पर ये जरूरी होगा कि जो 12 साल से जायद उम्र के बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन लाजमी है। अच्छा। और जो छोटे बच्चे उनके लिए स्कूल बंद किया जाएगा, लेकिन जहां पर शरह 10 से कम है वहां पर स्कूल खुले रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अब स्कूल्स के हवाले से भी थोड़ा सा हमें साथ साथ तफरी भी करनी है, खुशियां भी मनानी है, तो हमें जिम्मेदारी भी रखनी है और थोड़ा सा ख्याल भी करना है। शाहज़ेब, पिछले दिनों हम बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों कराची में भी हालात हुए और वाक़यात देखे गए और सारी दुनिया ने भी ऑफ कोर्स देखा, लेकिन जाहिर है बहुत सारे एहतजाज भी थे और बहुत सारे और भी बातें जो है वो निकल। और इसी पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से MQM के पुरअमन एहतजाज पर सिंध पुलिस ने तशद्दुद किया और लाठीचार्ज किया, तो इस पर महकमा दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तलब कर ली है। साथ ही ट्विटर पैगाम पर उन्होंने एक पैगाम भी दिया है। उन्होंने लिखा कि रिपोर्ट मिलने के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो रिपोर्ट उन्होंने तलब की है। साथ ही जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी MQM रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता किया है और जो वाकया पेश आया, जिस तरीके से एहतजाज में तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, सिंध पुलिस की जानिब से, उस पर उन्होंने इजहार अफसोस किया, मजम्मत की। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह जो हैं, उन्होंने भी टेलीफोनिक राब्ता किया है, जो वफाकी वज़ीर अमीनुल हक MQM के रहनुमा है, और उनसे भी इजहार अफसोस किया और मजम्मत की। और इनिशियल रिपोर्ट भी उन्होंने मांगी है और साथ में ये भी कहा, क्योंकि टेलीफोन पर उन्होंने ये बात की कि ये हमें रिपोर्ट भी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने रहनुमा MQM अमीनुल हक को भी जब टेलीफोन किया, जैसे कि आपने बताया, तो क्या वाक़े पर इज़हार अफसोस भी साथ साथ किया और यकीन दिलाया कि इस हवाले से डेफिनेटली जो है जैसे सबूत भी हम ढूंढेंगे और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर तरीके से की जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल, और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज भी हमें करना है और आपको तफसीलन खबरें भी देनी है। जितने तमाम इस वक्त इशूज चल रहे हैं, ये तमाम सोशल, हम साथ साथ आपको एक्टिविटीज भी दिखा रहे होते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं प्रोग्राम में। तो 2 घंटे के प्रोग्राम में आप सब कुछ देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जैसे कि हमने आगाज में बात की थी PSL की, तो हम एक बार फिर जिक्र करेंगे PSL का। और PSL की वजह से हम देखते हैं कि कुछ ट्रैफिक मुतासर होती है, लेकिन क्या इस बार मुतासर हो रही है? इस बार ट्रैफिक का क्या प्लान है? पाकिस्तान सुपर लीग 7 के दौरान कराची में ट्रैफिक की सूरत-ए-हाल क्या रहेगी? साथ ही शहरी को किन रास्तों का इंतखाब करना चाहिए? ये सब कुछ जानना आप लोगों के लिए, सबके लिए जो कराची के रिहायशी हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है DIG ट्रैफिक अहमद यार साहब से, उनसे भी हम
हम बात करेंगे, लेकिन हम साथ में आपको ये बता दें कि जिस तरीके से PSL का आगाज होता है तो कोशिश ये की जा रही है अब गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ ऐसा प्लान बनाया जाए कि लोग जो है वो उसमें डिस्टर्ब ना हो, इजीली ट्रैवल कर सकें। कल काफी ट्रैफिक जैम था, ब्लॉक नहीं था लेकिन हाँ जैम था ऑब्वियसली, और ये नजर भी आया और बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियोस भी शेयर की कि शारे फैसल पे जैम है, फलां जगह जैम है, तो ये एक हल्का सा जो है वो ग्लिच आया था। आई हैव टू एग्री विद दैट। तो इसी पर बात करने के लिए हमें शो में ज्वाइन किया है DIG ट्रैफिक अहमद यार साहब ने। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि PSL का एक कामयाब इनेकाद चल रहा है और जाहिर बात है जब शायकीन क्रिकेट आते हैं या सिक्योरिटी की वजह से कुछ रास्ते बंद करने पड़ते हैं। सर बताइएगा जो शारा फैसल है वो कितनी बार बंद किया जाएगा दिन में, या ट्रैफिक प्लान आप लोगों का क्या है इस बार? शारा फैसल दिन में सिर्फ उस वक्त ही बंद होगी कि जब PSL टीमें मूव करेंगी, वो चाहे प्रैक्टिस के लिए मूव करें या मैचेस के लिए मूव करें। इसके अलावा हमने ये इस तरह किया है कि नेशनल स्टेडियम को जाने वाली जो सड़कें हैं कारसाज से, डालमिया से, हसन स्क्वायर से, उस पर दिन के टाइम पे कमर्शियल गाड़ियों की आमद टोटल बंद की हुई है। हसन स्क्वायर से लेके नेशनल स्टेडियम तक सिर्फ वहाँ पर ट्रैफिक वो बंद है और बाकी ट्रैफिक टोटल सारी खुली हुई है आम आवाम के लिए। और ये बंद करते हैं हम उस वक्त जब इनकी मूवमेंट होती है, वो भी हमारी कोशिश होती है कि 2 से 3 मिनट से ज़्यादा इनको ना बंद किया जाए। सर साथ में ये भी बता दें कि कितने जवान PSL ट्रैफिक कंट्रोल करने में शामिल हैं इस बार? इसमें हमारे इंक्लूडिंग मी और मेरे तकरीबन 7 SPs हैं, DSPs हैं, इंस्पेक्टर्स मिला के हमारे तकरीबन 1550 करीब जवान हैं जो कि सुबह से लेके PSL के जब मैच ख़त्म होते हैं तो उस वक्त तक ये ड्यूटी दे रहे हैं PSL के लिए। अच्छा ग्रेट। तो ये एक मुश्किल जो है वो ड्यूटी है सर, और ऑब्वियसली PSL में जो तमाम एहलकार हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव, कुछ उनके लिए एक्स्ट्रा अलाउंस भी सोचा है या प्लान किया है? पुलिस ऑफिसर हमें कोई ऐसा अलाउंस कोई भी नहीं मिलता। हाँ ये होता है कि हम अपने जो अफसर और जवान जो ड्यूटी पर होते हैं तो उस वक्त हम इनको लंच और डिनर की सहूलतें मैसर करते हैं और इनको प्रोवाइड करते हैं। जहाँ इनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे इनको वो पानी और खाना ये इनको प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कोई स्पेशल अलाउंस कोई भी नहीं होता। ठीक है, DIG साहब DIG ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि आप लोग किन रास्तों को इख्तियार करना चाहिए। साथ ही जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोग डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो PSL की वजह से, तो ये आई थिंक इसको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि जब ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है लोग बड़े परेशान होते हैं, कुछ लोगों को इमरजेंसीज भी होती हैं, तो बड़े तरीके से प्लान किया गया है कि कुछ ऐसे औकात में बंद की जाए कि आप लोगों को भी रास्ता मिल सके, आप लोग अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। आई एग्री, बिकॉज पिछले जितने PSLs थे उसमें बहुत बुरा हाल था ट्रैफिक जैम का और लोग घंटों घंटों नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन इस बार पिछले सालों से बहुत बेहतर ट्रैफिक, इसमें आपको कमेंडेबल सर आपने और आपकी पूरे एहलकारों की टीम को, और साथ साथ में देख रही होती हूँ स्केट्स पर जो है वो इधर उधर जा रहे होते हैं पुलिस ऑफिसर्स और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स जा रही होती हैं। सच अ ग्रेट वर्क, सो कंग्रेचुलेशंस, अल्लाह ताला कामयाब करे। तो ये तो PSL की आगे चलकर भी तफसीलन बात होगी क्योंकि PSL में बहुत कुछ चल रहा है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक और चीज है इस पर बात करना बहुत जरूरी है, वो है हमारी सेहत। और सेहत कार्ड का इजरा हमने कुछ अर्से पहले देखा जिस पर हमने बाकायदा पूरा प्रोग्राम भी किया था माया, और तमाम उसकी तफसीलात भी शेयर की थी अवाम के साथ। बहुत ज्यादा हमने तो जिस दिन वो लॉन्च हो रहा था हमने उसका लॉन्च भी जो है वो किया था, लेकिन अब जो है क्योंकि एक कुछ चीज होती है ना लॉन्च, और फिर एक होता है जब वो प्रैक्टिकल जाके वो एक ऑन ग्राउंड नजर आती है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, तो उस वक्त पता चलता है कि क्या उसकी रियलिटीज हैं, किस तरह क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किसको नहीं हो रहा। सो आई हैव हर्ड कि प्रेगनेंसी के हवाले से जो एक ऑब्वियसली डिलीवरी के चार्जेस हैं, कहां पर वो अप्लाई हो सकता है, कहां पर वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। आई हैव हर्ड ऑब्वियसली कि इस तरह की एक इश्यूज का एक नया एक ब्रांच जो है वो निकली है। बिल्कुल, कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड खासतौर पर खवातीन की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल या एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि ये हम देखते हैं कि ज़ाहिर अगर आप लोगों ने सेहत कार्ड जारी किया है और तमाम गरीब लोगों के लिए, तो उनके लिए ये फैसिलिटी इसमें होनी चाहिए। और साथ में ये भी जो खबरें सामने आ रही हैं तो इसमें जो लिमिट रखी गई है वो नॉर्मल डिलीवरी की तकरीबन 15,000 रुपए और C सेक्शन के लिए 18,000 रुपए रखी गई है। तो इस कॉस्ट में, इस कीमत में किसी अस्पताल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। एटलीस्ट आपकी 50,000 से ऊपर होती है, 40,000 से ऊपर होती है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप लोग जो अपने ट्रीटमेंट है या जो आप लोग की डिलीवरी है वो आप इस कीमत के अंदर या
सेहत कार्ड से को इस्तेमाल करते हुए करा सकेंगे। तो ये बड़ा अहम मामला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और फिर क्या लोगों को वाकई फायदा हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी अली रजाक साहब ने। अली रजाक साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो आवाम की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि किन सर्जरीज के लिए ये सेहत कार्ड इस्तेमाल हो सकता है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सेहत कार्ड की कार्डियोलॉजी के लिए, मैटरनिटी सर्विसेज के लिए, डायबिटीज, इसकी कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक डिजीजेस लाइक टीबी, HIV एड्स, हेपेटाइटिस, कैंसर के लिए, किडनी डिजीजेस के लिए, डायलिसिस के लिए, इस सब के लिए आप ये कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने तकरीबन पंजाब में मोर देन 541 हॉस्पिटल्स इम्पैनल किए हुए हैं और इस 541 में तकरीबन 129 पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं और तकरीबन 415 प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल हैं जहां कोई भी अपना शनाख्ती कार्ड लेके अपना इलाज करा सकता है। मगर ये हम मरहलावार इम्पैनल कर रहे हैं डिवीजन्स को। अभी तक हम DG खान डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, लाहौर डिवीजन और लास्ट वीक रावलपिंडी डिवीजन में इसका इनकाद कर चुके हैं और 1 फरवरी को हम भावलपुर जा रहे हैं। ये फेज मैनर में बाय 31 मार्च पंजाब का हर शहरी इस कार्ड से मुस्तफीद हो सकेगा, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड से। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिक्र किया, मैं गलत नहीं हूं तो जी डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला कि कार्डियोलॉजी, मैटरनिटी, डायबिटीज, TB, HIV, हेपेटाइटिस, कैंसर, किडनी एंड डायलिसिस के हवाले से ये कार्ड की यूटिलाइजेशन हो सकती है। आप दूसरे नंबर पर मैटरनिटी की बात की। अगर सर मैं आपकी इजाजत से एक सवाल करना चाहूँ कि बच्चों की पैदाइश में भारी रकम खर्च होती है, चाहे वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि 18 या 15 हज़ार की जो रकम है वो कैसे उसको जो है वो कवर करेगी, और क्या वाकई ऐसा है? जी, शुरुआत में ये जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 5-6 साल पहले, प्रोजेक्ट हमारा जो फेज 2 था, सेहत सहूलत प्रोग्राम फेज 2 में, उसका ज्यादा हमारा रूरल एरियाज पे था। वो लोग जो एहसास प्रोग्राम के तहत पंजाब में 70 लाख जो गरीब गुरबा लेस देन $2 पॉवर्टी लाइन में थे, उनको ये सर्विसेज दी जा रही थी और उसको छोटे हॉस्पिटल सारे इम्पैनल हुए थे। ये रेट्स चंद साल पहले के हैं, इसके नॉर्मल डिलीवरी के और सिजेरियन के। अब हमने जब यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस किया है, इसमें बड़े हॉस्पिटल भी आ गए हैं लाइक हमीद लतीफ, डॉक्टर्स हॉस्पिटल और बाकी, जो कि अभी सिर्फ कार्डियोलॉजी दे रहे हैं। तो मेरे पास जो डाटा है इस महीने का, जनवरी का, पिछले 26 दिनों में 56 हॉस्पिटल पंजाब के जिन्होंने मैटरनिटी सर्विसेज दी हैं, उन्होंने तकरीबन 542 मरीज देखे हैं। उधर तो हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई और तकरीबन हम 1.25 करोड़ रुपए इनको दे चुके हैं। और ये मैटरनिटी के एवरेज जो आ रहा है 20,000। सिजेरियन का जो नॉर्मल डिलीवरी में इतना खर्चा नहीं है, सिजेरियन में जरूर है और हम इसको कोई 24,000 तक है, इसको हम रिव्यू कर रहे हैं ताकि रेट्स बढ़ाएं बड़े हॉस्पिटल्स के लिए। जो हमारे रूल एरियाज में मतलब डॉक्टर आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, they are not like it's not limited to 15 to 18,000. नहीं, it is 15 to 18 for normal delivery, but जो हॉस्पिटल्स छोटे थे और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने जैसे आपको बताया लाहौर में कोई 56 हॉस्पिटल जिनको अभी हम तकरीबन 540 मरीज जो एडमिट हुए हैं ये पिछले 20 दिन में मैटरनिटी के, जिनके सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी जिनकी हुई है, उनसे कोई कंप्लेंट नहीं आई। बड़े हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर में लाइक शालीमार हॉस्पिटल हो गया। तो सर जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि हमें डाटा रिव्यू करने की जरूरत है, ये 2 से 3 साल का डाटा है जिसके मुताबिक आप लोगों ने इसको पूरा प्लान किया था। तो फिर तो सर हमें जो इस वक्त रीसेंट आपके चार्जेस हैं हॉस्पिटल्स के, तमाम हॉस्पिटल्स के, इवन छोटे जो अस्पताल हैं उनमें भी मेरे ख्याल में इस कीमत में सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। अगर हम मेन सिटीज की बात करें तो आपके ख्याल में अब रिव्यू करना चाहिए और इस पर कुछ नजरसानी करने के बाद इसकी लिमिट बढ़ाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, हमने इस दफा डिसाइड किया है, CPI का मतलब क्यूमुलेटेड प्राइस इंडेक्स। हर साल हमने कहा गया कि इसको रिव्यू किया जाएगा, कमेटी तश्कील दी है गवर्नमेंट ने, हर साल रिव्यू करेंगे और इनके रेट्स को बढ़ाएंगे।
और इस सिलसिले में आपको ये बताता चलूं, ये पब्लिक सेक्टर का टैक्स पे मनी है। हम एकदम इतना इस पे इतना खर्चा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं हर मरीज इससे मुस्तफीद हो, तो इसको रिव्यू जरूर किया जाएगा। हर साल कमेटी बनेगी और ये वार्ड के लिए है, इन पे सिर्फ वार्ड के लिए। लोग ये ना समझें कि कमरे का है तो इसलिए 60,000 या 100 1 लाख होना चाहिए। बड़े हॉस्पिटल्स का, हमील लतीफ में गायनी का या डॉक्टर हॉस्पिटल या नेशनल हॉस्पिटल, उनका तो बहुत ज्यादा रेट्स हैं। जो हमारे पास मैंने बताया ना कि 56 हॉस्पिटल के साल का डेटा है, दे वर सेटिस्फाइड, बट स्टिल यू आर राइट, ये हमने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि हम इसको रिव्यू करेंगे, इनके रेट बढ़ाएंगे और हर साल प्राइस इंडेक्स के मुताबिक करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी इजाजत से कह दूं कि अगर किसी को इस तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये 15,000 से 8,000 जो सिजेरियन के लिए भी सेहत कार्ड में जो है वो फैसिलिटी दी गई है, तो मेरा ख्याल है लोगों को ये बताना मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है कि इस तरह भी लिमिटेड नहीं है। इसकी प्राइस या इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 35 से 40,000 रुपये तक जो है सिजेरियन की हुकूमत की तरफ, सेहत कार्ड की तरफ से लोगों को फराहम की जाएगी। इसकी जो है वो आम लोगों तक इसको कैसे अनाउंस किया जाएगा, इसको कैसे बताया जाएगा या इसको कैसे अवेयरनेस दी जाएगी? जी, बेसिकली अभी तो 18 से 22,000 ही है इसकी सिजेरियन की प्राइस, और हम इसको रिव्यू करेंगे। गवर्नमेंट ने तश्कील की है कमेटी, और मैंने जैसे आपको कहा कि हर साल इसको रिव्यू किया जाएगा, इनके रेट बढ़ाए जाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अभी 20 दिन में हमारे पास जो 550 के करीब 540 के करीब मरीज आए हैं, और बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, फैमिली हॉस्पिटल, लाहौर केयर और शालीमार हॉस्पिटल में इनकी 50-100 डिलीवरीज हुई हैं। हमें वहां से कंप्लेंट नहीं आई, मगर फिर भी इस पे जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे विल रिव्यू, और इंशाल्लाह वो कमेटी की जो सिफारिशात आएंगी तो उसमें हम रेट बढ़ाए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद थे। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने इस बात को क्लियर भी किया, और ये बताना ही बहुत जरूरी है कि इसको रिव्यू किया जा रहा है एटलीस्ट, और इस पर नजरसानी की जा रही है। मुझे डॉक्टर साहब की यही बात अच्छी लगी शाहजेब कि एटलीस्ट उन्होंने डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई कंप्लेन नहीं आई, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई इस तरह की कंप्लेन होगी तो उसको एड्रेस भी किया जाएगा, और इसको बस आई जस्ट होप कि ये जो आप चाह रहे हैं कि जो इनको मार्जिन मिले, वो मार्जिन वाकई में मिले भी और जल्द मिले, ताकि माएँ, जच्चा और बच्चा सब जो है महफूज रह सकें। इसी बात पर छोटा सा वक्फा लेते रहिएगा। हमारे साथ सबसे पाकिस्तान में शाहजेब अहमद माया खान कर रहे हैं आपका इंतजार। विल बी राइट बैक। बहुत जबरदस्त खबरें आगे। प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की थी कि कराची के हालात जो हैं और सियासी सरगर्मियां जो रही, उसमें हमने बहुत सारी चीजें उरूज पर भी देखी। साथ ही आपको ये भी बताएं कि जो सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात हैं वो भी कामयाब हो गए हैं, और जो धरना है वो खत्म कर दिया गया है, यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही इसी मामले पर हम बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मौजूद हैं। हाफिज साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि जो आप लोगों का कई रोज से जारी एहतजाज था वो तो खत्म हो गया है, मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, लेकिन क्या यकीन दहानियां कराई गई हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ज़बरदस्त किस्म के एहतजाज ने, पुरअमन और जमहूरी जिद्दोजहद ने, बड़े बड़े धरनों ने और शाहराह फैसल और यूनिवर्सिटी रोड पर तारीखी रैलियों ने एक बहुत ज़बरदस्त प्रेशर डेवलप किया, और उसके नतीजे में सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात हुए, वो तातुल का शिकार हुए, और आज हमने 5 बड़े धरने शाहराहों पर अनाउंस किए हुए थे। बहरहाल हुकूमत की तरफ से फिर रब्ता हुआ, और उन्होंने हमारी वो बहुत बुनियादी चीज़ें जो है तस्लीम कर ली। मसलन ये है कि वो इस बात पर तैयार हो गए कि जो बल्दियाती कानून ये लाए थे 2021 में, उसको वापस लेंगे, और तालीम और सेहत के जितने शोबे भी इन्होंने सिंध हुकूमत के मातहत किए थे वो वापस जो है वो चले जाएंगे। इसी तरह से मेयर के इख्तियारात में बड़ी अचीवमेंट मिली है। जी, बल्दियाती बिल के मामले पर सिंध हुकूमत से क्या बात हुई? जी हाफिज साहब। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बल्दियाती बिल के में से तालीम और सेहत के जितने इदारे इस एक्ट में इन्होंने लिए थे, जिसको हम काला कानून कहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने वापस लेने का तहरीरी तौर पर मुआहदा किया, और उसको पूरे कौम के सामने नासिर शाह साहब ने पढ़कर सुनाया, मीडिया के सामने वो रिकॉर्ड पे आ गया है। इसी तरह से जो है वो मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने का, बहुत सारे मालियाती फवाइद बल्दिया को देने का,
TFC अवार्ड मुनक़िद करने का, ये बहुत तारीख़ी किस्म की चीज़ें हैं जो जमात इस्लामी ने बहुत हार्ड निगोशिएशन करके जो है उनसे हासिल की हैं, और ज़ाहिर है कि और भी बहुत कुछ अभी बाकी है जिसकी जिद्दोजहद करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी जद्दोजहद जारी रहेगी। सर आपने ये भी बताएगा, हमने जिस तरीके से देखा है कि जिस तरीके से धरना जारी था, एहतजाज जारी था MQM का भी, और जो सिंध पुलिस है उनकी जानब से काफ़ी तशद्दुद भी किया गया, कुछ मनाज़र भी हमने ऐसे देखे, जिसके बाद अब रब्ता भी किया गया MQM रहनुमाओं के साथ वज़ीर आला सिंध की जानब से। तो इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन जहाँ तक उस रैली पर तशद्दुद करने का बात है, वो तो हमने सिंध हुकूमत की मजम्मत भी की, ऑन एयर की, मैंने ताज़ियत भी की MQM के रहनुमाओं से, और किसी भी सूरत में ये जमहूरी अमल के अंदर जो है वो अगर कोई एहतिजाज की जाए तो उस पर ना लाठीचार्ज की जा सकती है, ना उस पर टीयर गैस की जा सकती है, बहुत काबिल अफसोस भी है, काबिल मजम्मत भी है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अपोजिशन में जो MQM और PTI है, प्रैक्टिकली तो उसने कुछ किया ही नहीं है। तो अब जब जमात इस्लामी का धरना 15वें दिन दाखिल हुआ तो उन्होंने एक मुश्तरका मुजाहरा किया, और फिर मजीद वो बढ़ता चला गया जमात इस्लामी का टेम्पो, तो फिर उन्होंने ये रैली की, और उसमें भी अनाउंस करके अगर वो CM हाउस जाते वो ज़्यादा बेहतर था। वो तो जा रहे थे प्रेस क्लब और वहाँ चले गए, जिसके नतीजे में ज़ाहिर एक फस क्रिएट हो गया, और उसका फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया, और उसके नतीजे में हालात ख़राब हुए। बहरहाल मजम्मत तो मैं करता हूँ, लेकिन MQM को भी समझना चाहिए कि उसने पिछले बल्दियाती एक्ट में भी 2013 में भी हुकूमत का साथ दिया था। हाफिज साहब जी, हाफिज साहब ये बताइए कि अगर ये तो बल्दियाती आपके हवाले से जो अभी हुकूमत से, आपकी सिंध हुकूमत से बात हुई है, तो क्या कराची वाले क्या समझें कि मतलब सोल्यूशन निकल गया, अब हमारे मसले का हल आ गया है, क्या इंप्रेशन है? भाई मैं समझता हूँ कि कराची के हक की जिद्दोजहद है ना, एक तवील जिद्दोजहद है, ये इसका पहला संग मील है जिसका मैं एक तहरीरी तौर पर हमने हुकूमत को बाउंड किया है, और हमने ये कहा है कि 1 से 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन इशू करें जिन चीज़ों पर नोटिफिकेशन की ज़रूरत है, और तरमीम लेकर आएँ, जो भी असम्बली का इजलास होगा उसमें वो तरमीम लाएंगे, उसको हज़फ कर लेंगे, वापस ले लेंगे, जो तालीम और सेहत से मुतालिक है और मेयर के इख्तियारात से मुतालिक जो चीज़ें तय हुई हैं उस पर वो अमल दरामद कराने के अब पाबंद हैं। तो जमात इस्लामी ने तो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कराची का मसला मरदमशुमारी है, कराची का मसला मास ट्रांजिट है, कराची का मसला ट्रांसपोर्टेशन है, कराची का मसला तालीम है। ये तो हक दो कराची को तहरीक, ये तो आज हम अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे रात को वर्कर्स कन्वेंशन में, इसलिए अभी हमें सोना थोड़ी है, अभी तो आगाज हुआ है जिद्दोजहद का, समझते हैं, और बड़ी अचीवमेंट हुई है, और अल्लाह का शुक्र है कि जो मुसलसल प्रेशर था, एक धरना था, और ख़वातीन, बच्चे, हमने तो वहाँ पर एक समाजी गैदरिंग भी शुरू कर दी थी, वहाँ पर फूड फेस्टिवल हो रहा था, वहाँ बच्चे अपने फनपारों की नुमाइश कर रहे थे, कराटे शो हो रहे थे, और इसी तरह फिर सड़क से बाहर निकल कर हम जिद्दोजहद कर रहे थे। हम जो है शारा फैसल पर, हमने यूनिवर्सिटी रोड पर हमने जलसा आम किया, तो एक ऐसा ज़बरदस्त मोमेंटम बना, पहली मरतबा ऐसा लगा कि कराची वाक़तन एक जाग रहा है, उम्मीद पैदा हुई, और यही वजह है। देखिए हमेशा इस तरह से हमारे साथ होता रहा हुकूमतों की तरफ से, लेकिन लोगों को कभी समझ में ही नहीं आया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, चूंकि नॉन इश्यूज के ऊपर उलझाया गया। अभी भी कोशिश की गई कि लाशों की सियासत हो, महाजिर सिंधी फसाद किया जाए, महाजिर पख्तून फसाद किया जाए, ये चंद लोगों का मंजन बिकता है, इससे लोग तकसीम होते हैं और हमारे हक पामाल होते रहते हैं। हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने स्ट्रेट बात की कि ये कानून काला है, गलत है, इसको ठीक होना चाहिए, मेयर का इख्तियार होना चाहिए, वाटर बोर्ड उसके तहत होना चाहिए, कचरे का निज़ाम मेयर के तहत होना चाहिए। हमने बच्चों में शऊर पैदा किया, वो नारे लगाते हैं कि हक दो कराची को, और काला कानून नामंजूर, और तेज हो जिद्दोजहद तेज हो। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अभी तो ये एक हदफ पूरा हुआ है, अभी तो बहुत काम बाकी है, और इसको इंशाअल्लाह जमात इस्लामी पूरा करेगी। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रमासा मौजूद है। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले पाकिस्तान में शाहज़ेब बदर माया खान आपका कर रहे हैं इंतजार। वी विल बी राइट बैक। हम अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और एक बड़ा अहम मामला है जिस पे आज हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराई गई एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुल्क के कलीदी ओहदों पर, बड़े अहम ओहदों पर फाइज 22,000 से ज्यादा ओहदेदार दोहरी शख्सियत रखते हैं, दोहरी जो शहरियत है वो रखते हैं। और ये दोहरी शहरियत क्यों रखी जाती है? जैसे कि फैक्शन फिगर शेयर की जा रही है कि 11,000 का ताल्लुक सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के मुख्तलिफ ग्रुप से, जबकि 22,000 में से 540 के पास पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा की शहरियत भी है। तो ये
डुअल नेशनैलिटी जो रखी जा रही है वो भी अहम ओहदों पर जो फाइज हैं, सरकारी ओहदों पर फाइज है, ये क्या पॉसिबल है, क्या ऐसी कानूनी हैसियत है, क्या ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर बात करनी है। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि बरतानिया का भी है, कनाडा, अमेरिका का भी है, बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, आयरलैंड और दीगर के ममालिक की शहरियत रखते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज से। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कराई गई इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मुल्क के कलीदी ओहदों पर फाइज 22,000 से ज़ायद ओहदेदारान दोहरी शहरियत रखते हैं और इन 22,000 में से 11,000 अफसरान का ताल्लुक सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के मुख्तलिफ ग्रुप्स में से है। जबकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इन 22,000 में से 540 के पास पाकिस्तान के साथ साथ कनाडा की शहरियत भी है, जबकि 240 बरतानिया और 190 अमेरिका की शहरियत भी रखते हैं। इसके अलावा जो अफसरान की एक बड़ी तादाद है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, आयरलैंड और दीगर कई ममालिक की शहरियत भी रखते हैं। और दोहरी शहरियत रखने वाले इन अफसरान में अक्सरियत ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के अफसरान हैं, जबकि हत्ता के ग्रेड 22 के 6 ओहदेदारान जो है वो भी दोहरी शहरियत रखते हैं। और इस दोहरी शहरियत रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स में वजारत दाखिला, तवानाई, एविएशन, ख़जाना, पेट्रोलियम, तजारत, इस्टेब्लिशमेंट, इतलात, रेलवे और दीगर अहम तरीन डिवीज़नों में कलीदी पोस्टों पर तैनात है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि नादरा के भी 1500 अफसरान दोहरी शहरियत रखते हैं। जी अच्छा से आपको याद है कुछ पैर से पहले भी जो है सवाल से आया था कि तमाम लोग जो इस वक्त जैसे कि उस दौर की बात कर रही हूँ मैं, ऑब्वियसली पास्ट ही के बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके पास डबल नेशनलिटीज थी, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से आया था ऑर्डर के भाई आया यू कीप पाकिस्तानी नेशनलिटी एंड यू स्टे ऑन योर पोस्ट, या फिर आप अपनी नेशनलिटी जो आप पाकिस्तानी छोड़कर पासपोर्ट और आप जहाँ जाना चाहते हैं फिर आपको ओहदे से भी जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये एक अपडेट थी जो हमें देना जरूरी थी। और अब हम इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमने एक लॉ एक्सपर्ट को है जो हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर वकास अब्रेज खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का वकास साहब। सरकारी मुलाजमिन की शोहरत से मुताल्लिक कवानीन क्या कहते हैं? पहला सवाल, क्या दोहरी शहरियत वाला शख्स किसी सरकारी ओहदे पर फायज रह सकता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे? देखें माया, देयर आर सो मेनी लीगल इम्पेडिमेंट्स जो कि सिविल सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल हैं कि आप ड्यूल नेशनैलिटी नहीं रख सकते वाइल यू आर सर्विंग इन पाकिस्तान। और अगर हम अपने सियासतदानों की बात करें तो उस हवाले से जो हमारा आइन है पाकिस्तान का, डेट इज क्रिस्टल इन दिस रिगार्ड, जो 63(1)C ये कहता है कि पाकिस्तान का कोई भी मेंबर मजलिस शूरा पार्लियामेंट वो भी दोहरी जो है शहरियत नहीं रख सकता। अगर रखेगा ही वुड सीज टू बी द मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट। यही वो प्रिंसिपल है कि जब लॉयल्टी एक मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट की सीख की जा रही है कि आप दोहरी शहरियत नहीं रख सकते, तो एट द सेम टाइम एक सिविल सर्वेंट जो कि पाकिस्तान के आला सरकारी ओहदों पे सर्व कर रहा है, जिसे इस मुल्क जो कि इसे इफ्तिहार देता है, एहतियात देता है, डेजिग्नेशन देता है, इज्जत देता है, तकद्दुस देता है, हुर्मत देता है, वो भी किसी दूसरे मुल्क की नेशनैलिटी नहीं रख सकता जब तक वो पाकिस्तान के किसी आला सरकारी ओहदे पे सर्व कर रहा है। इसके पीछे जो मंतिक थी, जो लॉजिक थी, जो सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अंदर रखी गई और सिविल सर्विस रूल्स के अंदर रखी गई, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में रखी गई, वो ये कहती है कि आपकी लॉयल्टी वाइल यू आर सर्विंग इन पाकिस्तान वो एक ही रियासत के साथ ही अलाइंड होनी चाहिए। अगर आप पे कोई करप्शन का, मनी एम्बेजलमेंट का या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई ऐसा चार्ज कल निकल आता है आफ्टर योर सर्विस, तो अगर आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी होगी तो आप फौरी आप टिकट करवाएंगे और अपने पासपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे दूसरे मुल्क में। और आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदान और आला सरकारी ओहदे रखने वाले मुलाजमिन यूके में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं और पाकिस्तान का उनके साथ कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट की ट्रीटी नहीं है, कोई एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं है, तो उनको वापस लाना जुए शेयर लाने के मुतरादिफ है या हथेली पर सरसों जमाने के मुतरादिफ है। तो इन तमाम प्रोस्पेक्ट्स को सामने रखें, इन पैरामीटर्स का जायजा लें, तो मैं ये समझता हूँ कि लीगली, मॉरली, एथिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली ये गलत है कि पाकिस्तान का कोई सरकारी मुलाजिम जिसको कौमी खजाने से पैसे दिए जाते हैं, अवाम के टैक्स से रिम्यूनरेशन लेता है और एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान की शोहरियत भी, नेशनैलिटी भी इंजॉय करे, दूसरे मुल्कों की नेशनैलिटी रखे। तो इस हवाले से माया 2018 के अंदर भी जिस तरह आपने बात की कि पहले भी एक केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुट किया गया था 2018 में, अगर आपको याद हो, एंड आई कैन आल्सो करेक्टली रिकॉल माय मेमोरी, तो साकिब निसार साहब जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है,
उन्होंने एक बेंच तश्कील दिया था और उस बेंच के अंदर जो उन्होंने खुद उसकी सुनवाई की थी, 52 पेजेस की जजमेंट भी आई थी और उसमें बड़ा कैटेगोरिकली इन चीज़ों की वजाहत कर दी गई थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इवन डायरेक्शन दे दी गई कि आपके जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद में थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के, उनमें से जितने लोगों के पास ड्यूल नेशनैलिटी है उनको बरतरफ कर दिया जाए या उनको कहा जाए कि वो अपनी एक जो नेशनैलिटी है वो सरेंडर करें या डिनाउंस करें। तो डिसीजन हैज बीन एग्जिस्टेड इन 2018 जो कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से किया गया था। तो मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ के अगर आप ड्यूल नेशनैलिटी रखते हैं तो आपकी जो लॉयल्टी है, ओबीडियंस टुवर्ड द स्टेट्स, वो किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट जरूर होती है। अच्छा अब्रेज यहाँ पर ये बताएगा जिस तरीके से इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कानून पर अमल करते हुए इन मुलाजमीन को ओहदों से फारिग किया जा सकता है या अदालत के फैसले का इंतजार किया जाएगा? क्या किया जाएगा? देखिए, दो तरह की चीजें इसमें की जा सकती हैं। एक तो अदालत के अंदर ये मैटर है, अनटिल अनलेस कोर्ट इज नॉट गोइंग टू एजुकेट दिस मैटर, तब तक तो इंतजार किया जा सकता है। विद इन डिपार्टमेंट इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? फर्स्टली शो काज नोटिस दिया जा सकता है कि आप हमें बताएं कि क्यों आपने ड्यूल नेशनैलिटी रखी वाइल यू आर सर्विंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ कोई भी सरकारी ओहदे पे आप सर्व करें। सेकेंडली और मोर इम्पोर्टेंटली सेंचर किया जा सकता है और जो जिस तरफ आपने इशारा किया कि इनको ओहदों से भी बरतरफ किया जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द अल्टीमेट वेपन इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट के वो सरकारी मुलाजमों को बरतरफ भी कर सकती है। लेकिन चूंकि मैटर इज अ लिस्ट डेंस इज स्टिल पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, तो मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि शायद अभी इसको वॉच करना चाहिए, वेट करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि कोर्ट की तरफ से कौन सा वर्डिक्ट या कौन सा फैसला आता है और उस फैसले के तनाजुर में ये कोई इक्का दुक्का शख्स नहीं है बल्कि कई सैकड़ों में ये लोग हैं, हजारों में ये लोग हैं जिनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। वो पाकिस्तान की पुलिस में भी मौजूद हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी मौजूद हैं, इवन के जुडिशरी के अंदर भी लोग मौजूद हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ टेस्ट केस फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर चीजों को बलाए ताक रखते हुए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, स्टेटस, डेजिग्नेशन एंड क्लास, उनको ये फैसला देना पड़ेगा कि या कि आप पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखें और पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखते हुए जो धरती माँ आपको इज्जत देती है, जो आपको पहचान देती है, जो आपको शनाख्त देती है, इसके अलावा आपको किसी शनाख्त की जरूरत नहीं है। सब सलाली परचम ही हमारी शनाख्त है, ये धरती माँ ही हमारी शनाख्त। अगर इसके अलावा भी कोई शख्स ये समझता है कि वो ड्यूल नेशनैलिटी रखे तो वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी को रिनाउंस करे और वहां पे जाके डेरे डाल दे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत अहम बात वाकई में। और ये बात जो आज भी बात है हमारे साथ बैरिस्टर वकास साहब पूछ थे। अच्छा वकास साहब, अभी जिस तरह आप कह रहे हैं वाकई में हमारी धरती माँ है, हमें पहचान देती है, और ये बात वाकई में मुझे समझ नहीं आता कि हम ये माइंडसेट हमें देने में नेशनलिटी, हम अपनी नेशनलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम जो गैर नेशनलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और ये हमने जिस तरह बात की कि पास में भी हमने ये देखा कि लोगों ने, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मेरी जो है वो इस्लाह कीजिएगा, कि लोगों ने पाकिस्तानी नेशनलिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर दे, जो कि बाकी तकलीफ दे बात है, और दूसरी नेशनलिटी को जो है उन्होंने तरजीह दी उसके मुकाबले में। देखिए, अगर हम तरीक़ के तनाजुर में देखें या अगर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से देखें, देयर आर सो मेनी केसेस इन दिस व्यू के जहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान की नेशनैलिटी को कंप्रोमाइज़ किया और इसको प्रेफरेंस दी गई और प्रायोरिटी दी गई। वो कनाडा की नेशनैलिटी थी, वो यूएसए की नेशनैलिटी थी, वो यूके की नेशनैलिटी थी। ये जो अमर था वो हमारे रिलीजियस क्वार्टर्स की तरफ से, पोलिटिकल क्वार्टर्स की तरफ से और एट द सेम टाइम ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी आजमाया गया। मैं ये समझता हूँ कि हमारा जब कोई ब्यूरोक्रेट है, हमारा कोई सियासतदान है या कोई भी पाकिस्तान में आला सरकारी ओहदे पे सर्व करने वाला शख्स है, वो ये शायद समझता है कि जिस तरह गुज़िश्ता हमने सालों में आहद चीमा के अगेंस्ट फवाद हसन फवाद जो ब्यूरोक्रेट्स इनके अगेंस्ट नैब की कार्रवाइयाँ देखी, तो ये समझते हैं कि कल कला अगर हमारी कोई करप्शन की दास्तान या करप्ट प्रैक्टिसेस की कोई दास्तान अवाम के सामने, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के सामने आती है, तो हमारे लिए एक सेफ पैसेज ये है कि हम जिस मुल्क की नेशनैलिटी रखते हैं हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे हम रिजाइड करेंगे, फैमिलीज को ले जाएंगे और जो चार्जेस, जो एलिगेशन हम पे इम्पोज किए जाएंगे, वी वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल दी एलिगेशन, चूंकि इस मुल्क का कानून और लॉ हमें किसी तरीके से भी वापस लाने की सकत नहीं रखता। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रोस्पेक्टिव है, ये एक इंप्रेशन है जो उनके ज़हनों को पे शायद रक्स करता हो कि ये एक तरीका है, दिस इज द सेफ पैसेज के जिसके थ्रू हम बच सकते हैं और हम कल को किसी तरीके से अकाउंटेबल नहीं है।
ठीक है, बैरिस्टर वकास अब्रेसा हमारे साथ मौजूद हैं और तफसीलन आपने इस मामले पर, इस मामले पर बातचीत की सबसे पहले पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो ये तो बात हो गई किस तरीके से दोहरी शहरियत पर हमें सोचना चाहिए, खासतौर पर जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, जो आला ओहदेदार हैं, उनको ये देखना चाहिए कि जो मुहिब्बे वतन लोग हैं वो किस तरीके से ऐसी दोहरी शहरियत कर सकते हैं। उन्होंने साफ साफ बोला कि ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज किया एंड देन अगेन हमारी धरती माँ है, हमारी पैदाइश यहाँ से और अल्लाह ने जहाँ हमारा रिस्क यहाँ से लिखा है और इज्जत यहाँ से दी है, तो हमें उसको वैल्यू भी उतना ही करना चाहिए। और बात तो बिल्कुल सही है कि आप इसको, जो आपकी ज़मीन उसको छोड़ के, ना आप यहाँ के होते हैं ना आप वहाँ के होते हैं, चाहे आप कहीं के भी हो, आप हैं तो पाकिस्तानी। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तान, वी ऑल आर। सो आज हफ्ते का लास्ट डे है शाहजेब, एंड मार्केट की क्या सिनेरियो आप बिल्कुल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। जो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 44 और 45,000 पॉइंट से सतह पर ट्रेड होता रहा, लेकिन ये पूरा कारोबारी हफ्ता कैसा रहा, कितना उतार चढ़ाव हुआ, इसी मामले पर बात करने के लिए क्या रुझान रहा है, हमारे नुमाइंदे शराज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। शराज बताइएगा इस पूरे हफ्ते के बारे में। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है और ट्रेडिंग का आगाज़ जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत देखा गया और 50 से ज़ायद पॉइंट्स का जो इजाफा है वो इस वक्त नोट किया जा रहा है और 100 इंडेक्स इस वक्त 45,100 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। अगर पूरे हफ्ते की बात की जाए तो उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो मार्केट में देखा गया। 100 से 200 पॉइंट्स जो हैं वो उतार चढ़ाव रोज़ाना की बुनियाद पर हमें देखने को मिले और 100 इंडेक्स 44,000 और 45,000 पॉइंट्स की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कोई बड़ा फर्क जो है वो हमें गुज़िश्ता कई हफ्तों से दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये थी कि गुज़िश्ता इस रवां हफ्ते जो है स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना था, जिसकी वजह से सरमायाकार मोहताज रवैया इख्तियार किए हुए थे और दूसरी जानिब IMF से जो मुज़ाकरात होने हैं वो जो है बार बार उसकी तारीख जो है बढ़ती जा रही है और अब IMF और पाकिस्तानी हुकूमत के जो मुज़ाकरात हैं वो 2 फरवरी को होंगे, जिसमें फैसला किया जाएगा कि IMF की जानिब से पाकिस्तान को $1 अरब की रकम जो है वो मिलती है या नहीं मिलती। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में जो उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो ज़्यादा देखा नहीं गया और इसी वजह से जो सरमायाकार हैं वो मोहताज रवैया अख्तियार किए हुए हैं, क्योंकि IMF की जानिब से $1 अरब की खती रकम मिलने के बाद पाकिस्तानी मईशत को जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलने की तवक्को है और अगर ये पैसे नहीं मिलते तो इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो इकोनॉमी को हो सकती हैं और इसी हवाले से जो सरमायाकार हैं वो बहुत ज़्यादा मोहताज रवैया अख्तियार किए हुए हैं। कुछ ही सेक्टर्स में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर काम देखा जा रहा है, जबकि सिर्फ प्रॉफिट सेलिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि कहीं शेयर्स की खरीदारी में थोड़ी बहुत तेज़ी देखी जाती है और उसके कुछ दिन बाद उन शेयर्स की फरोख्त का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। कई हफ्ते से आपने ज़्यादा जो है बेहतर मार्केट देखी है। अच्छा, अगर देखा जाए सेक्टर्स वाइज तो तमाम तर सेक्टर्स में जो है बहुत स्लो जो है ट्रेड हमें देखने को मिल रही है, खास करके क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से कुछ मुस्बत खबरें सामने आई हैं और अब स्टेट बैंक की जानिब से ये भी सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि तमाम तर बैंक्स जो हैं वो फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए 5% से बढ़ा के 7% कर दें, जिससे आने वाले दिनों में उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सीमेंट, सरिया और इससे मुंसलिक जितने भी शोबे हैं उनकी डिमांड में इजाफा होगा और इन्हीं जो मार्केट्स के जो शेयर्स हैं इसी में हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखी गई है। इसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस के जो सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफा नोट किया गया है। इनकी सेल्स और परचेज शेयर्स की जो है उसमें कुछ हमें इजाफा देखने को मिला। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गुज़िश्ता अदवार के तहत काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी गई ऑटो सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो है वो मुसलसल मुनाफा दिखा रहा है और इन्हीं सेक्टर्स की जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त है उसमें बहुत ज़्यादा हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अब जो है स्टॉक मार्केट में आज भी जो है वो कारोबार का मुस्बत आगाज़ हुआ है और यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि 2 फरवरी तक कुछ जो सरमायाकार हैं वो मोहताज रवैया अख्तियार करेंगे और आने वाले दिनों में खास करके IMF प्रोग्राम में जाने के बाद और किस्तें मिलने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जा सकती है सरमायाकारी में मुख्तलिफ सेक्टर्स में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शराज अहमद कि ये तेज़ी देखी क्योंकि मुलतवी कर दी गई थी तारीख और 2 फरवरी अब तारीख है जब मीटिंग होने जा रही है IMF के साथ, तो उसमें क्या फैसले होते हैं, उसमें क्या कुछ होता है उसका इंतजार कर रहे हैं सरमायादार और खासतौर पर जो सरमायाकार हैं वो ये कोशिश भी कर रहे हैं किस तरह मोहतात रवैया अख्तियार किया जाए, जैसे कि शराज बता भी रहे हैं ताकि कोई नुकसान ना हो, तो वो उस
इंतजार के बाद 2 फरवरी के बाद हम शायद मार्केट में ज्यादा तेजी देखेंगे। शराज अहमद, आपने तफसीलन हमें आगाह किया स्टॉक मार्केट के हवाले से, कराची और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। ब्रेक ले लें? बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं जनाब, और इस वक्फे के बाद कुछ और मजेदार खबरें। स्टे विद अस। एक बार फिर हमारे साथ देने का बेहद शुक्रिया। आप देख रहे हैं सबसे बड़े पाकिस्तान, शाहजेब अहमद और माया खान के साथ। और हमने पिछले दिनों शाहजेब एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज रावी प्रोजेक्ट, इसके बारे में हमने बात की थी कि ये कितने बड़े एरिया पे है, क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है, इसके बनाने की वजह क्या है, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन, जैसे कि आपने शुरू में कहा, हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो आज हम जो अपडेट कर रहे हैं लोगों को रावी प्रोजेक्ट के बारे में। बिल्कुल, रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार देते हुए कदम करार दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरिया रावी के किनारे नए शहर के मंसूबे को, और साथ में आपको बताएं कि रोडा को हुकूमत पंजाब से हासिल किया गया 5 अरब रुपए का कर्ज भी वापस करने का हुक्म दे दिया गया है। ये एक अहम मामला है क्योंकि हमने देखा कि अदालत में जो दरखास्त गुजार हैं, उनके जो वकला हैं, उन्होंने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट को माहौल दुश्मन मंसूबा करार दिया है। और इस तरह करार देने के बाद उन्होंने ये दरखास्त दायर की थी जो है लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके बाद ये कलअदम करार दिया गया है और साथ में गैर कानूनी भी इस प्रोजेक्ट को करार दे दिया गया है। तो इसी अहम मामले पर कि हुकूमत की जानिब से अदालती फैसला चैलेंज करने का भी ऐलान किया गया है। तो ये तमाम तर मामला जानने के लिए और समझने के लिए जो दरखास्त गुजार हैं, उनकी जानिब से दलाइल देने वाले वकार AH एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर थैंक यू, आपको खुशामदीद कहेंगे। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्यों और कैसे बनी, साथ में जो ये आइडिया था ये कहां से शुरू हुआ, ऐसी कानूनी हैसियत क्या है? जो रिवर रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली 2013 में जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने इसको कंसीव किया था और इस प्रोजेक्ट को फ्लोट किया गया। और इस प्रोजेक्ट को फ्लोट करने के लिए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहा गया कि वो इस प्रोजेक्ट को इसके लिए लैंड एक्वायर करेगी और इसको प्रोसीड करेगी। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज आ रही है आपकी। तो जब उनको ये कहा गया कि लाहौर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेके चलेगी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके ऊपर इनिशियल काम किया और अल्टीमेटली ये जो प्रोजेक्ट है इसको शेल्फ कर दिया गया और ये कहा गया कि ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। और फिर ये साल डॉर्मेंट रहा, इसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी वो नहीं हुई और जो कैपेसिटी एक्विजिशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था अंडर सेक्शन 4 वो भी डॉर्मेंट हो गया। अब लाहौर में जो उसकी अर्बन स्प्रॉल था, अर्बन ग्रोथ थी, उसको सामने रखते हुए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने बिल्डिंग रेगुलेशंस चेंज किए और इनको कहा कि लाहौर सिटी को वर्टिकल जाना है। तो लाहौर में अब वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी गई। लाहौर में अब 10 मरले के घर पे आप 4 स्टोरीज बिल्डिंग बना सकते हैं, उसमें एक कमर्शियल शॉप भी बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसी जो प्रोजेक्ट ऑल ऑफ ए सडन बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, बगैर वो अवामिल जाने कि पिछली गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को जब लॉन्च किया था और फिर ये क्यों रिवर्स हुआ और ये क्यों नहीं चल सका, ऑल ऑफ ए सडन जो वाइस चेयरमैन LDA थे उन्होंने मिसलीड किया प्राइम मिनिस्टर को और प्रोजेक्ट को दोबारा प्रेजेंट किया और फिर दोबारा सेक्शन 4 अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट जारी कर दिया गया। और अल्टीमेटली जब LDA इस प्रोजेक्ट को करने जा रहा था, सेक्शन 4 हो गया, तो अभी को 2-4 माह ही गुजरे थे तो फिर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आ गया। पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर एक्ट आ गया और फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी गई। अब इस डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाने का जो मकसद था वो सिरे से ही ये था कि जो फार्मर्स हैं उनकी लैंड को कैसे ग्रैब किया जाए और उसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस दिन बनी ये सारा स्टेज सेट था और कलेक्टर्स रेडी थे। उन्होंने बगैर सोचे समझे 1,07,000 एकड़ जगह का नोटिफिकेशन जारी कर दिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लाहौर ने और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शेखुपुरा ने। अब ये जो 1,07,000 एकड़ जो अराजी है, इस पे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए था
कि इसके क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, कितने लोग जो हैं वो इससे बेरोजगार हो जाएंगे, कितने फार्मर्स जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, इसको बिल्कुल नहीं देखा गया। तो ये जो एक ब्लाइंड अटैक था अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये मैं बताता चलूं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट इज ऑफ 1894, नॉट 1984, रादर 1894, 1894 का ये एक्ट है। ये एक ड्रैकोनियन लॉ बन चुका हुआ है, ड्रैकोनियन लॉ बन चुका हुआ है, और गवर्नमेंट जब चाहती है इस लॉ को इस्तेमाल करके पब्लिक पर्पस का फ्लैग लगा के और जगह एक्वायर कर लेते हैं। तो हमारा जो कोर्ट के सामने जो सबमिशंस थी उसमें सबसे पहली सबमिशन ये थी कि ये पब्लिक पर्पस नहीं है जी, ये किसी भी तरह से पब्लिक पर्पस नहीं है, क्योंकि जो लैंड एक्वायर की जा रही है वो लैंड पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि जी प्लीज। जी बकर साहब, आपकी बात कंटिन्यू करते हुए एक सवाल बीच में आ गया, यही आप जो बात कर रहे थे कि वो कौन से पॉइंट्स थे जिस पर जो है अदालत ने ये फैसला लिया, बिकॉज आपने कहा कि इसमें लोगों का, आवाम का, किसान का, जमीन का, मुल्क का जो है वो फायदा या एजेंडा नहीं था। देयर वाज अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये पर्सनल एजेंडा की तरफ जो है वो ज्यादा इसका जो है वो इंक्लिनेशन थी? प्लीज डू करेक्ट मी, एंड कौन से वो पॉइंट्स जिससे अदालत ने ये फैसला लिया? जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि ये पर्सनल एजेंडा था, क्योंकि इसमें जो लाहौर के जो गवर्नमेंट से जो एफिलिएटेड रिलेटेड जो हैं, जो नोटेबल डेवलपर्स थे, ये बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये उनकी अथॉरिटी थी। उन्होंने इस अथॉरिटी को बनवाया, उसमें उसके बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो मैनिपुलेट किए गए, और बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो आर्बिट्रेरीली लगाए गए। एक चेयरमैन को लगाया, उसने शायद प्रॉबेबली राइट ट्रैक पे चलने की कोशिश की, उसको रिमूव कर दिया, फिर नया लगा दिया, और इसका जो नीचे सीईओ है इमरान साहब जो हैं, उनको भी वो इस तरह से लगाया गया। आप देखेंगे वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड एक पर्सन को वहां पे अपॉइंट किया गया। लेकिन बुनियादी चीज देखने वाली ये है कि इंडिया हमसे हार्डली 8-10 माइल्स के फासले पे है, अगर हम इस रिवर के फ्लो को देखें तो अगर गॉड फॉरबिड, आपने देखा कि पहले लाहौर में सैलाब आया और पानी कंट्रोल नहीं हुआ, पानी स्प्रेड हुआ, वो जो शादरा की तरफ से बंद तोड़ना पड़ा, और फिर शादरा सारा डबो दिया गया और लाहौर को बचा लिया गया। लेकिन अगर पीछे से अगर कोई हैवी फ्लड इंडिया अगर पानी छोड़ देता है, और वो पानी यहाँ पहुंचने में 5 से 6-7 मिनट लेगा, और वो पानी अगर प्लेन फील्ड्स नहीं होगी साइड पे और कंक्रीट होगा, तो वो पानी सारे का सारा जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, सारी कंक्रीट को, और वो पानी लाहौर सिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो फैल जाएगा, और वो फिर इससे कंट्रोल नहीं हो सकेगा। हमारे साथ जो है वो एडवोकेट साहब मौजूद थे, वकार ए शेख साहब, आपके हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। और मुझे अच्छी तरीके से याद है शाहजेब, हम ये पॉइंट कर रहे थे कि जब आपने इनफैक्ट, क्योंकि आप ऑब्वियसली लाहौर से हैं, तो आपने पूछा कि जब बारिशें आती हैं या सैलाब आता है उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्योंकि बिल्कुल इट्स ऑन द रावी बैंड, सो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट इस रावी प्रोजेक्ट को लेकर आगे मजीद क्या अपडेट्स होंगी, डेफिनेटली हम आपको अपडेट रखेंगे गाहे बगाहे। तो ये तो बात हो गई एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि अब इसको कहा जा रहा है कि वो माहौल दुश्मन हो सकता है, इसकी वजह से दरखास्त दायर की गई है। लेकिन कुछ माहौल दोस्त जो जगहें हैं उनके बारे में हम बात कर लें। कुछ वैलीज बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं, और इस वैली के बारे में मैं आपको इसलिए यकीनन बात कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये विजिट की थी तकरीबन आज से कुछ 6 साल पहले, और मैं बहुत हैरान हुआ था देखकर। एग्जैक्टली, ये सून वैली के अंदर एक कनटी बाग है जो इतना प्यारा है, लेकिन शायद बहुत अंडररेटेड है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा जाते नहीं है। तो इसकी खूबसूरती के बारे में तो कोई दो राय नहीं है। तो शाहजेब ये सही कहा जाता है कि अगर आपने एक दफा अगर ये वैली देख ली तो आप अयूबिया, नथिया गली, मरी या इवन कश्मीर के कुछ एरियाज यहाँ भूल जाएंगे। क्या ये बात सच है? जब मुझे ये कहा गया था कि जगह बहुत खूबसूरत है तो मैंने नहीं माना था, क्योंकि पंजाब के जो नौशहरा की साइड है वहां पर इसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर आप जाएं तो आपको बड़ी खूबसूरती नजर आएगी। वहां पर पहाड़ी सिलसिला भी है, छोटा पहाड़ी सिलसिला है, साथ में जो वादी है इसमें कुदरती हुस्न है, लेक्स भी हैं, साथ में एक चश्मा भी है वहां पर बहुत
बहुत खूबसूरत, तो आपको ग्रीन फील्ड्स भी नजर आती हैं, तो ये सब कुछ नजर आता है। लेकिन मैंने ये बात नहीं मानी थी जब तक मैं वहां गया नहीं था। तो लाहौर से कितना दूर है ये? यहाँ पर आपको तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें लेके जाएंगे। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जरूर लेके जाओ। तो इसके कुदरती हुस्न पर हम बात कर रहे हैं, साथ में ये जानना ही बहुत जरूरी है कि इससे मुतालिक जो हुकूमती इकदाम हैं वो क्या हैं, इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो टूरिज्म है इस जगह के लिए वो बढ़े। तो हमने राब्ता किया है ऑपरेशन मैनेजर पंजाब डिपार्टमेंट आसिम रजा साहब से, जो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे। साथ में जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर झील भी है जो सयाहों को शहर में जकड़ लेती है। और मैं सबसे ज्यादा हैरान तब हुआ जब वहां जाकर मैंने जो वाइल्ड लाइफ देखी, वहां पर आपको फॉक्स देखने को मिलती है, पॉर्क्यूपाइन्स देखने को मिलती है, यानी कि सह और इतनी सारी चीजें हैं। इस मामले पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ऑपरेशन मैनेजर पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट आसिम रजा साहब ने। आसिम रजा साहब, आपको खुशामदीद करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये वैली, ये वादी, सोन वादी, इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, और अब इसको प्रमोट करने के लिए, यहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं खासतौर पर? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, मैं अभी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा लोगों को इस वादी के हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं है, और अभी इन 2-3 सालों के बीच में हुकूमत ने बहुत सारे जो है वो स्टेप्स लिए। पहले तो ये बता दूं कि ये वादी है क्या। सोन वैली बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब के बीच में आती है। टोटल ये 56 किलोमीटर लंबी, 14 किलोमीटर चौड़ी वैली है। 780 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया बनता है। और जिन जिन चीज़ों को आप टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुसन का नाम दे सकते हैं, सब चीज़ें यहाँ पे वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। यहाँ पे 3 झीलें हैं जो कि तीनों रामसर कन्वेंशन के तहत प्रोटेक्टेड लेक्स हैं, उछाली, खबेकी और झालर लेक। उसके बाद में यहाँ पे चश्मे पाए जाते हैं, यहाँ पे आबशारें पाई जाती हैं, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मौजूद हैं। तुलाजा फोर्ट है, यहाँ पे तलहट फोर्ट है, यहाँ पे रिलीजियस साइट्स हैं, यहाँ पे अम्ब शरीफ है, देव शरीफ है, नरसिंह फुआर है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो नेचर दे सकती है वो सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। अब हुकूमत क्या कर रही है, बेशुमार पिछले 2-3 साल में यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए, जिसमें सबसे पहले तो ये जो साइट है बेसिकली ये एक ट्रांजिट साइट हुआ करती थी। इसका मतलब ये कि यहाँ पे स्टे करने की फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ एक कमरा था हमारे खबे किले के बिल्कुल ऊपर, जो कि अच्छी कंडीशन में नहीं था। तो पिछले 2-3 साल में इसको डेवलप किया गया, और ये एक कंप्लीटली एक स्टेइंग रिजॉर्ट यहाँ पे हमने 2 क्रिएट कर दिए हैं। एक खबे किले के बिल्कुल ऊपर, मेरे ख्याल आप उसकी वीडियो भी चला रहे थे, यहाँ पे कैंपिंग पॉड्स वगैरह यहाँ पे नस्ब किए गए हैं। झील के बिल्कुल ऊपर रात को यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से कन्हटी गार्डन जिसका आपने जिक्र किया, वहां पे भी हमने कैंपिंग रिजॉर्ट वहां पे कायम किया है। कैंपिंग के अंदर भी वहां पे आप स्टे कर सकते हैं, वुडन पॉड्स के अंदर भी, और वहां पे रेस्ट हाउस को भी हमने वहां पे जो है उसको चला दिया। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं जो यहाँ पे की गई हैं। अच्छा सर, यहाँ पर एक, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक सवाल याद इसलिए आ रहे हैं कि सर मैंने ये विजिट किया था कनटी बाग 2014 में, 2014 में, और जो एक तासुर पाया जा रहा था मैं वो देखना भी चाह रहा था। खैर ये खतरनाक बात इसलिए थी कि मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये रास्ता बड़ा खतरनाक है, आप यहाँ पर ना जाएं। तो सर जरा ये बताइएगा, क्योंकि हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, क्या ये रास्ता बिल्कुल सेफ है टूरिस्ट के जाने के लिए? नहीं, ये रास्ता बिल्कुल सेफ है। कलर कहार से कोई 1.5 से पौने 2 घंटे तक का रास्ता है सोन वैली तक का। तो फुटफॉल इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो अनसेफ इसको इसलिए कहा जाता था कि उस वक्त इतनी ज्यादा यहाँ पे टूरिज्म नहीं थी, लोग नहीं आते थे रात के टाइम, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल आबाद है, लोग यहाँ पे रात को स्टे करते हैं। ये स्टेइंग रिजॉर्ट बन चुका है। यहाँ पे बच्चे बच्चियां यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, स्कूलों के ट्रिप्स आते हैं, रात को यहाँ पे रहते हैं। तो आसिफ साहब, ये बताइए, मैंने ये सुन लिया है कि वहां पर मतलब बर्फ भी पड़ती है, और क्या ये बात सच है, और अगर है तो कितनी बर्फ पड़ती है उस एरिया में? अच्छा देखिए, अगर इसकी हम ओवरऑल हाइट देखें तो सोन वैली के बीच में जो सबसे बुलंद चोटी है वो स्केसर टॉप है। मरी की हाइट 7500 फीट है, इसकी हाइट 5010 फीट है। तो ये हाइट के लिहाज से तो कम है, लेकिन एक अजीब बात यह है कि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ आती है। अब उस बर्फ को आप फुटों में तो नहीं नाप सकते, लेकिन इतना यह है कि स्नो कवर एक हो जाता है पूरे के पूरे उस एरिया के ऊपर, और वो इस एरिया के बीच में चूंकि ये एक मतवस्त तबके की हाइट है, ये बड़ा एक दिलफरेब किस्म का नजारा देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो ये आपसे पूछूं कि इसको इस्लामाबाद से, कलर कहार इस्लामाबाद की तरफ से ज्यादा करीब पड़ता है, तो लाहौर से आना चाहिए, खाली इस्लामाबाद आकर फिर दोनों तरफ से लोग आ सकते हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, लाहौर से भी हैं। अच्छा सर, यहाँ पर ये भी बताएगा कि यहाँ पर ये भी बहुत सुना जाता है, इवन मैंने देखा भी कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज्यादा है। ये इस वाइल्ड लाइफ के बारे में बताएगा, क्या उसके लिए भी कुछ वहाँ पर कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए हैं कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं अब उनको स्पेशली देख सकें?
देखें, वाइल्ड लाइफ के होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ की जो तीनों झीलें हैं ये रामसर लेक है। रामसर लेक है क्या, नाजरीन के लिए थोड़ा सा हम उसको ये भी बता दें। ये बेसिकली 1971 में एक मुआहदा होना शुरू हुआ था वेटलैंड्स के हवाले से, कि जो इंटरनेशनल अहमियत की वेटलैंड्स हैं, जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जहां की प्लांटेशन जो है वो बहुत रेयर किस्म की है, उनको महफूज कर लिया जाए पूरी दुनिया में। तो अब तक कोई 2424 यानी 2424 साइट्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। पाकिस्तान में 19 साइट्स हैं, उसके बीच में 3 साइट्स जो है वो पंजाब में आती हैं, जिनमें एक उछाली कम्प्लेक्स है। यहाँ की तीनों लेक्स जो हैं ये उछाली कॉम्प्लेक्स के अंदर आती हैं, उछाली, खबेकी और जो झालर लेक है। यहाँ पे साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं, फ्लेमिंगोज आती हैं, डक्स आती हैं, मुर्गाबियां आती हैं यहाँ पे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक तो उछाली लेक के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि जी बिल्कुल, जो मुर्गाबियों के और फ्लेमिंगोज के डेज है हम वहाँ पे कश्ती रानी नहीं होने देते। ऐसे ही वहाँ पे इलीगल हंटिंग को हमने प्रोहिबिट करवाने में बड़ा एक अहम रोल जो है वो प्ले किया। लोगों में हमने अवेयरनेस क्रिएट किया है, सेंसिटाइज किया है कि यहाँ की जो इकोलॉजी है वो बरकरार रहे। एक्सीलेंट। अच्छा आलम साहब, ये बताइए कि आपने अभी जिक्र किया कि वहां पर जो रहने के जो है, इस तरह आपने कहा कैंप्स हैं, ये गेस्ट हाउस भी अब बन गया है, उसके बारे में जरा बताएं। कितने लोग रिहाइश कर सकते हैं, किस तरह की वहां की उसकी प्राइसिंग क्या है? अगर बुजुर्ग घर के जो हैं, बच्चों, छोटे जो बेबीज होते हैं, हाँ हैं, पूरी फैमिली अगर जा रही हो, ऑब्वियसली अगर जा रही है तो उसके लिए किस तरह का फैसिलिटेशन है वहां पे, पानी का, गैस का और दीगर क्या फैसिलिटीज हैं? जी देखिए, हमने 3 तरह की वहां पे फैसिलिटेशन क्रिएट की रिहाइश के हवाले से। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एडवेंचर को पसंद करते हैं, तो उनके लिए पैराशूट कैंप्स हैं और वो हम 100 की तादाद में वहां पे लोगों को एट ए टाइम ठहरा सकते हैं। यानी वो पूरी झील के ऊपर हम कैंपिंग करते हैं और बड़े इस तरह के हमने इवेंट्स भी पहले क्रिएट किए हैं। एट ए टाइम 100 लोगों को हम वहां पे ठहरा सकते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे पास वहां पे फाइबर के बने हुए हट्स हैं। वो हट्स बेसिकली लुक ऐसे देते हैं जैसे लकड़ी के बने हुए हैं। उसके पास हमारे ऊपर स्पेस है वहां पे कोई 15-16 लोगों की एट ए टाइम। फिर हमारे पास कंक्रीट रूम्स भी हैं कि अगर कोई उन कमरों में रहना चाहे तो वहां पे भी रह सकता है। हुकूमत अभी 80 कनाल जमीन मजीद खरीद रही है इसी लेक के ऊपर और इस रिजॉर्ट को मजीद डेवलप किया। हम कहने का मतलब ये है कि एक नया, एक अल्टरनेटिव, एक पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं जहां पे लोगों को लाया जा सके। साहब आखिर में बस ये बता दें, क्योंकि हमारे यहाँ एक हम देखते हैं कि लोग जब टूरिज्म की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ केपीके का रुख करते हैं और जो नदन एरियाज है वहां पर जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ पंजाब की बात करें कि पंजाब में कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको हम सयाहती मकामात कह सकते हैं, जहां पर लोग जा सकते हैं जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं है या उनको पता नहीं है, तो काइंडली आज हमारे साथ शेयर कर लें नाज़रीन के साथ, ताकि जो पंजाब वाले हैं वो भी अपने सयाहती मकामात ढूंढ लें। एक्चुअली प्रॉब्लम ये रही कि माजी में अगर हम 2-3 साल से पीछे चले जाएं तो पंजाब के टूरिज्म को कभी हाईलाइट उस तरीके से किया ही नहीं गया जैसे किया जाना चाहिए था। अभी 2018 के बाद जिन जगहों को डेवलप किया जा रहा है उसमें एक तो कोटली सतियां है। कोटली सतियां बिल्कुल मरी के एडजेसेंट तहसील है और वही लैंडस्केप है जो कि मरी के अंदर पाया जाता है। वैसी ही वादियां हम, बल्कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है 3-4 मंसूबे जो है वो मुकम्मल भी कर चुकी है। यहाँ पे कैंपिंग हट्स यहाँ पे भी लगाए गए हैं। कोटली सतियां के बीच में एक पार्क व्यू प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसके बीच में साइट सीइंग के मुख्तलिफ एरियाज को डेवलप किया गया है, साइनेज वगैरह की गई है। अब यहाँ पे एक बड़ी एक रोड जो है वो निकाली जा रही है पत्रियाटा से लेकर कहूटा तक, जो कि कोटली सतियां से गुजरती हुई जाएगी। यहाँ पे चेयर लिफ्ट और केबल कार का भी मंसूबा है जो कि 1-8 साल में मुकम्मल करने का प्लान है। दूसरी जगह चकवाल है। चकवाल बेसिकली बहुत सारी लेक्स है यहाँ पे, बड़ी खूबसूरत किस्म की। ये बिल्कुल जी आपको इनविटेशन है, आप जरूर आएं। बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी, इनविटेशन नहीं रिक्वेस्ट है, कि एक प्रोग्राम लाइव कीजिए अगर मुमकिन हो इन पंजाब के खूबसूरत मुकामात से, ताकि हम पूरी दुनिया को पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दिखा सकें कि पाकिस्तान और पंजाब को अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत मुकामात से नवाजा हुआ है। बेशक, बिल्कुल असद, क्योंकि इस तरीके से हमने अभी बलोचिस्तान का रुख भी किया, हमने बलोचिस्तान के जो पूरा अंगुल नेशनल पार्क है वो भी दिखाया। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पंजाब के जो मुख्तलिफ सयाहती मकामात है वहां भी हम अपनी पूरे एक सेगमेंट रिकॉर्ड करें, अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि पाकिस्तान, पंजाब, केपीके, बलोचिस्तान, सिंध के तमाम इलाके कितने खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच सर। आसिम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बता रहे थे तो हम तो एक्साइटेड हो गए। खूबसूरत बाकी में 100% बहुत ही खूबसूरत, और देख के बस दिल चाह रहा है कि जल्दी से तैयारी पकड़ें और पाकिस्तान के टूरिज्म को बस दनादन जो है ना PSL की तरह जो है ना दिखाएं सारी दुनिया को कि पाकिस्तान जो है कि उसके दिल फरीब नज़ारों से भरपूर मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ रहे हैं और खत्म की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा हम इख्तिताम प्रोग्राम में होता आगे जा नहीं बढ़े, रहा है। अच्छा ठीक है, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, क्योंकि सबसे बड़े पाकिस्तान का सफर अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है और इंशाल्लाह ये आगाज जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे जरूर जरूर पीर के दिन, और PSL जो है वो शुरू हो चुका है। आज क्वेटा पेशावर का मैच जरूर देखिएगा। ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ाल्मी के बीच में शाहज़ेब साहब सपोर्ट कर रहे हैं पेशावर को, और माया खान सपोर्ट कर रही हैं क्वेटा ग्लैडिएटर को। देखेंगे आज शाम का शो में क्या होने वाला है, और ऑल द बेस्ट टू एवरीवन ऑन द टीम। सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और ऑब्वियसली जुमे का दिन है, बढ़ते हुए हम दुआओं की तरफ जा रहे हैं। दुआओं में जब आप जाएं और आप नमाजों में अपने जुमे की नमाज हो तो आप जरूर दुआ करें पाकिस्तान की सलामती के लिए, PSL की कामयाबी के लिए, लोगों की खैर आफियत के लिए। परवरदिगार पाकिस्तान को अपने खास हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा अपना ख्याल, और शाहज़ेब अहमद और माया खान को दीजिए पीर तक की इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।